बनारस की तंग गलियों में जहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुँचती थी, वहाँ सावित्री का घर था। घर कहने को बस 2 कमरे थे, जिनकी दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुका था, जैसे किसी पुराने जख्म के निशान हों। लेकिन उस घर की पहचान वो उषा की पुरानी सिलाई मशीन थी, जो रात के सन्नाटे में भी खट 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 करती रहती थी। ये आवाज सावित्री के बेटे आर्यन के लिए लोरी जैसी थी। सावित्री के पति का देहांत तब हो गया था जब आर्यन सिर्फ 4 साल का था। लोग कहते थे औरत जात है, टूट जाएगी, पर सावित्री टूटी नहीं, बस खामोश हो गई। उसने अपनी जवानी, अपने शौक, अपनी नींद, सब कुछ उस सिलाई मशीन के पहिए में बांध दिया। एक रात आर्यन पढ़ते पढ़ते थक गया था। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। सावित्री की आंखें लाल थीं, उंगलियों में सुई के चुभने के निशान थे। माँ, सो जाओ न, आर्यन ने धीरे से कहा। सावित्री ने बिना रुके कहा, तू पढ़ बेटा, ये ब्लाउज कल सुबह देना है, इसके पैसे मिलेंगे तभी तेरी नई गणित की किताब आएगी। आर्यन के गले में एक गोला सा बन गया। उस दिन उसने खुद से वादा किया, एक दिन वह अपनी माँ के हाथों से ये मशीन छीन लेगा और उसके हाथ में दुनिया भर का आराम देगा। वक्त गुजरा, सावित्री की कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए, लेकिन आर्यन का सपना पूरा हुआ। इंजीनियरिंग, फिर MBA और फिर बैंगलोर की एक बड़ी कंपनी में मोटी तनख्वाह वाली नौकरी। जिस दिन आर्यन ने अपनी पहली तनख्वाह से सावित्री के लिए बनारसी साड़ी खरीदी और कहा, माँ, अब बस, अब कोई सिलाई नहीं, उस दिन पहली बार सावित्री की आंखों में आंसू नहीं, एक सुकून था। उसने सोचा उसकी तपस्या सफल हुई। लेकिन उसे कहाँ पता था कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। आर्यन की शादी रिया से हुई। रिया एक आत्मनिर्भर, स्मार्ट और महत्वाकांक्षी लड़की थी। वह एक कंपनी में HR हेड थी। देखने में खूबसूरत, बातों में तेज और अपने करियर को लेकर बेहद गंभीर। सावित्री को रिया पसंद थी। उसे लगा था कि पढ़ी लिखी बहू घर को और अच्छे से समझेगी। शादी धूमधाम से हुई। सावित्री ने अपना पुराना घर बेच दिया और आर्यन रिया के साथ बैंगलोर के एक आलीशान अपार्टमेंट में रहने आ गई। ये अपार्टमेंट सावित्री के पुराने घर से बिल्कुल अलग था। यहाँ सन्नाटा था, पर शांति नहीं। हर चीज चमकती थी, इटालियन मार्बल, महंगे पर्दे, विदेशी फर्नीचर। शुरुआत के दिन ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे रहन सहन का फर्क सामने आने लगा। एक सुबह सावित्री रसोई में चाय बना रही थी। आदत के मुताबिक उसने अदरक कूटना शुरू किया। खट खट खट। अचानक रिया आई। चेहरे पर झुंझलाहट साफ थी। मम्मी जी, प्लीज, रिया ने थोड़ा तेज आवाज में कहा। सुबह सुबह ये शोर क्यों? आर्यन और मैं देर रात तक काम करते हैं, हमें नींद की जरूरत होती है। आप अदरक का पेस्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करती? ये साफ भी रहता है और शोर भी नहीं होता। सावित्री हाथ में अदरक लिए खड़ी रह गई। बेटा, ताजा अदरक का स्वाद। स्वाद नहीं, शांति जरूरी है मम्मी जी। रिया ने बात काट दी और फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर चली गई। वह पहली दरार थी। उसके बाद दरारें बढ़ती गई। सावित्री की आदत थी सुबह पूजा करने की और अगरबत्ती जलाने की। रिया को धुएं से एलर्जी थी, या शायद धुएं से ज्यादा उस पुराने माहौल से चिढ़ थी। मम्मी जी, प्लीज इलेक्ट्रिक डिफ्यूजर यूज करें। ये धुआं पूरे घर में फैलता है, मेरे महंगे पर्दों से महक आने लगती है, रिया ने डिनर टेबल पर कहा। आर्यन वहाँ बैठा था, फोन में व्यस्त। आर्यन, तू कुछ बोलता क्यों नहीं?
सावित्री की नजरें कह रही थी। आर्यन ने बिना सर उठाए कहा, माँ, रिया ठीक कह रही है, वेंटिलेशन कम है यहाँ, एडजस्ट कर लो ना, एडजस्ट कर लो। ये शब्द सावित्री ने पूरी जिंदगी सुना था। गरीबी में एडजस्ट, पति के बिना एडजस्ट, और अब बेटे के महल में भी एडजस्ट। वह चुपचाप उठ गई और अपने कमरे में चली गई। रिया बुरी नहीं थी, बस वह अपनी दुनिया में किसी और का दखल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसका मानना था कि पर्सनल स्पेस सबसे ऊपर है। उसके लिए सावित्री एक बोझ नहीं, बल्कि एक पुराना सॉफ्टवेयर थी जो उसके मॉडर्न सिस्टम में फिट नहीं हो रही थी। सावित्री अब अपने कमरे से कम ही निकलती। वह डरती थी कि कहीं उसके किसी काम से रिया का स्टैंडर्ड खराब न हो जाए। वो वही माँ थी जिसने अकेले दुनिया से लड़कर बेटे को बड़ा किया, पर अब वह अपने ही घर में सांस लेने से डरती थी। एक दिन रिया के कुछ सहकर्मी घर आए। पार्टी चल रही थी। सब अंग्रेजी में बात कर रहे थे, हाथ में वाइन के ग्लास थे। सावित्री ने सोचा कि मेहमान आए हैं तो कुछ अच्छा बना दे। उसने बड़े प्यार से गाजर का हलवा बनाया। वो ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में आई। उसने एक पुरानी सी सूती साड़ी पहनी थी। हाथ थोड़े कांप रहे थे। लीजिए, मैंने बनाया है, सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया का चेहरा लाल पड़ गया। उसे शर्म आई। उसके दोस्तों के बीच यह देसी माँ स्टील की कटोरियों में हलवा लाती हुई उसे पिछड़ी लगी। एक दोस्त ने मजाक में कहा, वाओ रिया, तुमने कुकिंग के लिए मेड रखी है? शी लुक्स ऑथेंटिक। सावित्री को अंग्रेजी समझ आती थी। उसके हाथ से ट्रे फिसलते फिसलते बची। रिया ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, नो गाइस, शी इज आर्यन्स मदर। मम्मी जी, आप रख दीजिए, हम खुद ले लेंगे, आप आराम कीजिए। सावित्री ने रिया की आंखों में वो तिरस्कार देखा। वो वहाँ माँ नहीं थी, वो एक शर्मिंदगी थी। वह बिना कुछ बोले ट्रे वापस किचन में ले गई। उस रात उसने खाना नहीं खाया। आर्यन ने सब देखा, पर वह चुप रहा। उसकी खामोशी ने सावित्री को तोड़ दिया। बेटा अब बेटा नहीं रहा था। वह रिया का पति बन चुका था, जो शांति बनाए रखने के लिए माँ की बेइज्जती अनदेखी कर रहा था। संघर्ष गहरा होता गया। रिया अब खुलकर बोलने लगी थी। मम्मी जी, आप किचन गंदा छोड़ देती है। मम्मी जी, आपके कपड़े बालकनी में मत सुखाया कीजिए, सोसाइटी का लुक खराब होता है। मम्मी जी, प्लीज टीवी की आवाज कम रखिए। सावित्री अपने ही घर में एक साया बन गई थी, एक जिंदा लाश जो सिर्फ सांस ले रही थी। महीने गुजरे। आर्यन को एक प्रोजेक्ट के लिए 15 दिन के लिए लंदन जाना पड़ा। रिया और सावित्री घर में अकेले थे। रिया खुश थी। आखिरकार थोड़ी आजादी। उसने अपनी दोस्त को फोन पर कहा। उसने प्लान बनाया कि इन 15 दिनों में वह घर को अपने हिसाब से सजाएगी और जिएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। आर्यन के जाने के तीसरे दिन रिया को हल्का बुखार महसूस हुआ। उसने सोचा थकान है, दवा लेकर काम पे चली गई। शाम तक हालत खराब हो गई। रात को उसे तेज ठंड लगने लगी। वह अपने कमरे में थी, कांप रही थी। उसने आर्यन को कॉल करने की कोशिश की, पर वहाँ रात थी और उसका फोन साइलेंट पर था। उसने अपनी माँ को कॉल किया, पर उन्होंने कहा, बेटा, मैं तो खुद गोवा में हूँ छुट्टियों पर, तू। दोस्तों को मैसेज किया, सबने गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओ के स्टिकर भेज दिए। कोई आने को तैयार नहीं था, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ था और कोई बीमार नहीं पड़ना चाहता था। आधी रात को रिया की सांस फूलने लगी। उसका शरीर तप रहा था। उसे लगा वह बेहोश हो जाएगी। प्यास से गला सूख रहा था।
पर उठने की ताकत नहीं थी। उसका अहंकार उसे सावित्री को आवाज देने से रोक रहा था। मैं उनसे मदद नहीं मांगूंगी, उसने सोचा। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। सावित्री थी। रिया ने धुंधली आंखों से देखा। सावित्री के हाथ में पानी का गिलास और ठंडे पानी की पट्टियां थी। रिया कुछ बोलना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकली। सावित्री ने बिना एक शब्द बोले रिया का सर अपनी गोद में रखा। चुप रह, कुछ मत बोल। सावित्री की आवाज में वही पुराना रोब और ममता थी। वह रात रिया के लिए कयामत थी, पर सावित्री के लिए युद्ध। डॉक्टर को कॉल करना, दवाई लाना, रिया के माथे पर रात भर पट्टी रखना। रिया उल्टी करती, सावित्री अपने हाथों से साफ करती। रिया दर्द में कराहती, सावित्री उसके पैर दबाती। 3 दिन तक ये चलता रहा। रिया को निमोनिया और तेज वायरल बुखार था। सावित्री ने एक पल के लिए भी आंख नहीं झपकाई। वही अनहाइजीनिक, अस्वच्छ और लाउड सांस अब रिया के लिए जीवन रक्षक बनी हुई थी। सावित्री ने वही अदरक वाली चाय और खिचड़ी बनाई जिसे रिया नापसंद करती थी, और चम्मच से रिया को खिलाया जैसे वह कोई छोटा बच्चा हो। चौथे दिन सुबह रिया का बुखार उतरा। सूरज की हल्की किरण कमरे में आ रही थी। रिया ने आंखें खोली। कमरा साफ था। डिफ्यूजर नहीं, बल्कि कपूर की हल्की खुशबू थी, जो अजीब तरह से सुकून दे रही थी। उसने देखा कि सावित्री बिस्तर के पास ही जमीन पर एक चटाई बिछाकर सो गई है। सावित्री का चेहरा थका हुआ था। आंखों के नीचे गड्ढे थे, पर नींद गहरी थी। रिया उठकर बैठी। उसने अपने बगल में देखा, पानी की बोतल, दवाइयाँ और एक कटा हुआ सेब रखा था। अचानक रिया के अंदर कुछ टूटा। वह पिछले 1 साल को याद करने लगी। कैसे उसने सावित्री को गमवार समझा, कैसे उसके हाथ के खाने को ठुकराया, कैसे उसकी मौजूदगी से नफरत की। और बदले में सावित्री ने क्या किया? जब उसके अपने मॉडर्न दोस्त और हाई क्लास परिवार गायब थे, तब यही पुराने ख्यालात वाली औरत उसकी गंदगी साफ कर रही थी। रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। ये आंसू दुख के नहीं, पछतावे के थे। उसे महसूस हुआ कि शिक्षा डिग्रियों से आती है, पर संस्कार और इंसानियत अनपढ़ होने पर भी हो सकती है। उसने पर्सनल स्पेस के नाम पर अकेलापन चुन लिया था। रिया धीरे से उठी, हालांकि कमजोरी थी, और जमीन पर लेटी हुई सावित्री के पास गई। उसने सावित्री के पैरों को छुआ। सावित्री की नींद कच्ची थी। वो हड़बड़ाकर उठ गई। क्या हुआ बहू? तबीयत खराब है? मैं डॉक्टर को। रिया ने सावित्री को कस के गले लगा लिया, और वह फूट फूट कर रोने लगी। इतना रोई कि उसका सारा अहंकार, सारा घमंड आंसुओं के साथ बह गया। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए, रिया हिचकिया ले रही थी। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपको। सावित्री पहले हैरान हुई, फिर उसकी आंखें भी भर आई। उसने रिया के सर पर हाथ फेरा, वैसे ही जैसे वो आर्यन के सर पर फेरती थी। पगली, माँ से भी कोई माफी मांगता है? तू ठीक है, बस यही काफी है। उस पल उस कमरे में कोई सास बहू नहीं थे। 2 औरतें थी जो समझ गई थी कि रिश्ते कांच के होते हैं, संभाल कर रखने पड़ते हैं, लेकिन अगर नींव प्यार की हो तो टूटते नहीं हैं। 2 दिन बाद आर्यन वापस आया। वह घबराया हुआ था, क्योंकि उसे रिया की बीमारी का पता चल गया था। वो बैग छोड़ते ही दौड़कर बेडरूम में गया। नजारा देखकर वो ठिठक गया। रिया बिस्तर पर बैठी थी, और सावित्री उसके बालों में तेल लगा रही थी। दोनों हंस रही थी। रिया, जो हिंदी बोलने में कतराती थी, सावित्री से पूछ रही थी, माँ,
वो गाजर के हलवे में आप खोया कब डालती हैं? आर्यन को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। तुम दोनों? आर्यन ने हैरानी से पूछा। रिया ने आर्यन को देखा। उसकी आँखों में एक नई चमक थी, नमी और प्यार की। आर्यन, कपड़े बदल लो, रिया ने कहा। माँ ने तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाई है। उस शाम डिनर टेबल का नजारा बदल गया था। रिया ने छुरी कांटा साइड में रख दिया और हाथ से खाना खाया। माँ, आपके हाथ की दाल में जो स्वाद है वो किसी रेस्टोरेंट में नहीं, रिया ने कहा। सावित्री बस मुस्कुराई। आज उसकी थाली में इज्जत भी थी, सिर्फ खाना नहीं। रात को आर्यन रिया के पास आया। ये सब कैसे हुआ? रिया ने गहरी सांस ली। आर्यन, मैंने डिग्रियां तो बहुत ले ली, पर रिश्ते निभाना भूल गई थी। तुम्हारी माँ ने बिना किसी शिकायत के मुझे सिखाया कि बड़ा वो नहीं जो पैसा कमाए, बड़ा वो है जो दिल बड़ा रखे। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें उनसे दूर करने की कोशिश की। आर्यन ने रिया का हाथ थामा। उसकी आंखों में आंसू थे। शुक्रिया, रिया। कहानी का अंत किसी बड़े ड्रामे से नहीं, एक छोटी सी मगर मजबूत घटना से होता है। 1 महीने बाद घर में फिर से वही सिलाई मशीन की आवाज आई। खट खट खट। रिया दौड़कर सावित्री के कमरे में गई। माँ, आप फिर से सिलाई कर रही हैं? आपको आराम की जरूरत है। सावित्री ने मशीन रोकी और एक छोटा सा कपड़ा उठाया। बहू, ये तेरे लिए है। मैंने देखा तेरी वो महंगी डिजाइनर ड्रेस फिट नहीं आ रही थी, तो मैंने थोड़ा ठीक कर दिया। रिया ने उस ड्रेस को देखा। सिलाई इतनी बारीक और परफेक्ट थी कि कोई नहीं कह सकता था ये घर पे हुई है। रिया ने ड्रेस नहीं ली, उसने सावित्री के खुरदरे मेहनती हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें चूम लिया। माँ, आप मुझे सिलाई सिखाएंगी? रिया ने पूछा। सावित्री की आंखें चमक उठीं। तू सीखेगी? तू तो बड़ी अफसर है। अफसर ऑफिस में हूँ माँ, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। घर में तो मैं आपकी बेटी बनना चाहती हूँ। वही अपार्टमेंट जहाँ कभी सन्नाटा और अहंकार की दीवारें थीं, अब वहाँ मशीन की खटखट और दोनों के हंसने की आवाज गूंज रही थी। सावित्री जीत गई थी, लड़ाई करके नहीं, सहकर, चिल्लाकर नहीं, चुप रहकर। क्योंकि माँ जानती है कि कच्चा धागा अगर उलझ जाए तो उसे खींचकर नहीं, प्यार से सुलझाया